बंद आंखों से बहते आंसू प्रिया की मनोदशा और दुख को बयां कर रहे थे। वो सुन्न सी हो गई थी। सहगल की बातें उसके कानों में गूंज रही थी और अंजलि का भविष्य सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। अंजलि के बारे में सोचते ही उसे घबराहट होने लगी। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। वो उठकर गई और 2 घूंट पानी पीकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वो हड़बड़ा रही थी। उसने भागकर सोफे से अपना फोन उठाया और अंजलि को कॉल करने लगी। पूरी रिंग जाने के बाद भी फोन नहीं उठा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर, ऑपरेटर की आवाज। क्या अचानक प्रिया चौंक गई। उसने सोचा, कल, आज और अभी जब भी मैंने उसे कॉल किया सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही ये डिफ़ॉल्ट वॉइस सुनाई दे रही थी। पर अगर अंजलि बेंगलोर होती तो कन्नड़ भाषा में भी ये वॉइस आनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि अंजलि बेंगलोर नहीं बल्कि यहीं कहीं है, शायद लखनऊ या दिल्ली में। पर ऐसा है तो उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। फिर उसने सोचा, झूठ, जो हजारों झूठ पहले ही बोल चुकी, उसके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। उसने दोबारा कॉल किया। इस बार कॉल उठ गया। फोन उठाते ही अंजलि ने कहा, हाँ दीदी बोलिए। अंजलि, वो सहगल कह रहा था। सहगल ने कहा कि उसने। अंजलि, कहाँ हो तुम? आ जाओ प्लीज जल्दी। क्या हुआ दीदी आपको? हेलो दीदी, आप ठीक तो है ना? क्या कहा सहगल ने दी? आपकी क्या बात हुई मनु से? तू आ जा अनु जल्दी। अंजलि हेलो हेलो कह रही थी। इधर प्रिया ने फोन कट कर दिया और सर पकड़कर बैठ गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई और झूठ सुनने की। वो अंजलि के बारे में सोचकर खुद से ही शर्मिंदा सी हो रही थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन कैसे भंवर जाल में फंस चुकी है, और सहगल के कहे अनुसार तो वो सब जानते हुए ये कर रही है। फिर भी प्रिया को रह रहकर यही विचार आ रहे थे कि काश ये सब सही नहीं हो, काश अंजलि सही राह पर हो। हम सब यही तो कहते थे उसे, कितनी मासूम सी, भोली सी और प्यारी सी है अन्नू, एकदम गुड़िया जैसी। और वो शर्मा जाती थी। फिर पता ही नहीं ये गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई और ऐसे इंसान के चंगुल में फंस गई। प्रिया मन ही मन भगवान को मना रही थी, हे भगवान प्लीज सब सही कर दो। मेरी बहन दुनियादारी नहीं समझती, उसको इन सब से बचाकर एक सही राह दिखाओ भगवान, प्लीज प्लीज भगवान। उधर अंजलि हैरान थी कि दीदी इस तरह परेशान क्यों थी। उसने मनु को कॉल किया पर उसका फोन नहीं उठा। वो समझ गई कि जरूर कोई बात हुई है मनु और प्रिया दीदी के बीच। उसने प्रिया को दोबारा फोन किया। हेलो दीदी, आप यहाँ आ जाइए, अभी मैं लोकेशन भेज रही हूँ। वहाँ पिताजी को कह देना एयरपोर्ट से अंजलि को लेने जा रही। नहीं अन्नू, मैं कहीं नहीं आ रही, तुम जल्दी घर आ जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम बेंगलोर गई ही नहीं बल्कि यहीं कहीं हो। हाँ दीदी, मैं यहीं थी पर अभी घर नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ हम बात नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, मुझे भी आपसे सब कुछ साफ साफ बात करनी है, जिसके लिए मैंने आपको लखनऊ बुलाया था। प्लीज़ मेरे लिए यहाँ आ जाइए प्लीज़ दीदी। अनु, अब मुझे सच में तेरी बहुत फिक्र हो रही है। मैं भी इन सब से तंग आ चुकी हूँ। अब जो भी है सब क्लियर करो प्लीज। आती हूं मैं, प्रिया ने कहा। उसने कैब की और लोकेशन के अकॉर्डिंग एक बड़ी सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर पहुंच गई। फोन पर एड्रेस देखा, 6th फ्लोर, फ्लैट नंबर 639। वो लिफ्ट से ऊपर चली गई। डोरबेल बजाई तो अन्नू ने ही डोर खोला। प्रिया बिना उससे नजरें मिलाए अंदर दाखिल हो गई। उसने चारों ओर देखा, वहां और कोई नहीं था शायद। अंजलि ने औपचारिक और थोड़े झिझके हुए लहजे में पूछा, कॉफी बना लाऊं दी? फिर बैठकर बात करते हैं। नहीं अनु, मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा जब तक मैं ये सारा माजरा समझ ना लूं। इसलिए तुम यहाँ बैठो और मुझे वो सब कुछ बताओ जो अब तक तुम छुपाती आई हो।
मुझे सहगल ने जो भी कहा वो सब मुझे जानना है। उसने कहा था कि नहीं दी, प्लीज। उसने आपसे क्या कहा उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है अनु, तुम्हारे पास पूरा समय है और मेरे पास भी। आज हम यहाँ से घर ही तब जाएंगे जब सब बातें क्लियर होंगी। मैं माँ से कह कर आई हूँ कि हो सकता है हम सुबह ही आए, उसकी फ्लाइट लेट है। हाँ दीदी, अब मैं भी यही चाहती हूँ कि आपको सब सच बताऊँ। दी, आपको याद है मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर था और हमारी पूरी क्लास कॉलेज की ओर से टूर पर गए थे मनाली। हाँ याद है। तो उस 7 दिन के ट्रिप में हमें हमारे ट्रैवल एजेंट ने वहाँ का एक लोकल गाइड मुहैया कराया था, जो कि पढ़ा लिखा, बहुत मिलनसार और अच्छा लड़का था। 2-3 दिन में ही वो हम सबका अच्छा फ्रेंड बन गया। उसने बताया कि वो ये काम तो पार्ट टाइम कर रहा है। एक्चुअल में तो वो मुंबई अपने अंकल के पास जाएगा काम के लिए। वहाँ उनका कंस्ट्रक्शन का अच्छा बिजनेस है, उन्हीं के साथ ये भी काम करेगा। उसी फील्ड में उसने पढ़ाई भी की थी। आप जानती हैं दीदी, मैं तब चुप चुप रहती थी। मेरे स्कूल कॉलेज में भी ज़्यादा लड़के दोस्त नहीं थे, पर न जाने कैसे मैं इस लड़के से बहुत घुल मिल गई। शायद उसके बातचीत के तरीके से, मुझे ख़ास महत्व देने की वजह से, या पता नहीं कैसे, पर मैं 2-3 दिन में ही उसे पसंद करने लगी थी। ये बात मेरी एक फ्रेंड को पता चल गई और वो मेरा मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा, हद है यार अंजलि, तुझे पसंद भी आया तो एक गाइड, वो भी ऐसा जिसकी ना कोई पर्सनैलिटी है ना ही लुक्स, और जानती है ना उसका नाम क्या है? नाम? मतलब? प्रिया ने पूछा। एक्चुअली दीदी उसका नाम आदिल था। वो मुस्लिम था। हालांकि वो सब वहीं ख़त्म हो गया था, पर वहाँ से आने के बाद मैं अक्सर सोचती थी कि मेरी फ्रेंड मुझ पर हंसी क्यों। क्या ये सब नॉर्मल नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाले लड़के को मैं पसंद करने लगूं, चाहे उसका करियर उतना अच्छा ना हो या उसका धर्म अलग हो। मैं इतना सब नहीं सोचती थी, पर उस वक्त सोचा, और ये एक बार और हुआ मेरे साथ। जब मैं लॉ कर रही थी तो इंटर्नशिप के लिए हमें बड़े एडवोकेट्स के अंडरटेकिंग में कुछ महीने ट्रेनिंग के तौर पर काम करना पड़ता था। मैं जिनके पास गई वो साउथ इंडियन एडवोकेट वेंकटेश थे, बड़े नामी वकील। उम्र लगभग 48 या 50 साल रही होंगी। पत्नी और बच्चे कनाडा रहते थे उनके। मैं करीब 4.5-5 महीने वहाँ प्रैक्टिस करने गई और इस दौरान मुझे वो बहुत अच्छे व्यक्ति लगे। अगर और खुलकर कहूँ तो मैं उनकी इंटेलिजेंसी और काबिलियत से बहुत इम्प्रेस हुई थी। वो भी मुझसे और मेरे काम से बहुत प्रभावित हुए थे। तब भी मेरे साथ के दोस्तों ने यही कहा कि कैसे इस अजीब इंसान के साथ तुम 4-5 महीने काम कर पाई होगी, ऐसा काला मोटा अजीब सा दिखने वाला। पर सच कहूँ दी तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो एक भद्दा दिखने वाला इंसान है। मैं फिर से सोचने लगी कि क्या मेरी फितरत और सोच बाकियों से अलग है क्या। हालांकि उनके प्रति मेरा कोई प्यार का या अलग कोई नजरिया नहीं था, लेकिन फिर भी। और यही बात अब यकीन से कह सकती हूँ जब मनु से जुड़ी। शुरू में ऐसा कोई रिश्ता बनेगा नहीं सोचा था, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा था और कंपनी का मालिक भी। पर धीरे धीरे उसका मुझे इम्पोर्टेंस देना, हमेशा तारीफ करना, सबके सामने और अकेले में भी खुलकर अप्रिशिएट करना मुझे अच्छा लगता था। सहगल की वजह से ही इतने बड़े ऑफिस में सारे स्टाफ का मुझे अलग तरह से ट्रीट करना, बहुत खास मानना और अहमियत देना, ये सब मानो एक सपने जैसा लगने लगा था। और इसका कारण मैं अपनी काबिलियत और मेहनत से ज़्यादा सहगल के सपोर्ट को मानती थी। अक्सर हमारा साथ आना जाना, मीटिंग्स अटेंड करना, पता ही नहीं चला कब हम इतने करीब आ गए। वो मेरी लाइफ का बेहद ज़रूरी पार्ट बन गया, जबकि हम दोनों को देखकर सब लोग पीठ पीछे यही बातें करते थे कि कैसी मिसमैच जोड़ी है। पर यकीन जानिए, मैं तब भी हैरान ही होती थी कि मुझे तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि वो इतना बड़ा है या मोटा है या मिसमैच है, बल्कि मैं खुद को ही उसके लायक बनाने की हर संभव कोशिश करती रहती थी। जब उसने पहली बार मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो,
तो मैं बस यही सोचने लगी कि यही है मेरी ज़िंदगी संवारने वाला मेरा हमसफ़र। एक बार वो अपने घर गया था दिल्ली, कुछ पर्सनल काम की वजह से, और 8-10 दिन बाद उसका फ़ोन आया कि मैं आज लखनऊ पहुंचा हूं, तुम घर होते हुए जाना, पिछले दिनों के कामकाज के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देना, कैसा क्या रहा। मैं खुश थी कि वो वापस आ गया। उस वक्त एहसास हुआ कि मैंने उसे मिस किया था। उस दिन शाम को ऑफिस के बाद मैं दूसरी बार उसके फ्लैट पर गई थी। इससे पहले एक बार उसने मुझे बाहर से ही बताया था जब हम वहाँ से गुजर रहे थे। उस दिन हम 8-10 दिन बाद मिल रहे थे। मेरे मन में एक अलग ही फीलिंग आ रही थी जो अब से पहले इस तरह महसूस नहीं हुई थी सहगल को लेकर। शायद जब हम किसी के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हुए अचानक कुछ दिन के लिए दूर हो जाते हैं तो उस इंसान की अहमियत का पता चलता है हमारी लाइफ में। ठीक वैसा ही मुझे लग रहा था। उसने डोर ओपन किया और उसे देखते ही मैं अपने ही आप उसके गले लग गई। लगा जैसे वो भी मुझे मिस कर रहा था। मेरी आंखों में से आंसू छलक गए। ये सब जो उस वक्त हो रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया एहसास था। एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में दस्तक दे चुका था जिस पर मैं समर्पित सी हो रही थी, जिससे शायद मुझे प्यार हो गया था। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम बन चुका था। दीदी, इतना विश्वास मैंने कभी किसी पर नहीं किया था। वो जिस बड़प्पन और प्यार से मुझे ट्रीट करता था वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सारे एहसास मुझे अलग ही दुनिया में ले गए थे और बिना किसी इजहार और कमिटमेंट के ही उस रात मैंने अचानक प्रिया का फ़ोन बजने लगा। आखिर अंजलि के क्या राज होंगे और सहगल का कैसा रूप हमें नजर आएगा, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।